गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपको बायो की कक्षा में। और बच्चों, आज जो अपन बात पढ़ रहे हैं, जो अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, वो एम्फीबिया जो वर्ग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो टेट्रापोडा जो था, उस टेट्रापोडा के जो वर्ग पहला आता है टेट्रापोडा से अपने प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था। टेट्रापोडा होते हैं, टेट्रापोडा को चार जो वर्ग है उपवर्ग उनमें विभाजित किया गया है। इससे पहला एम्फीबिया आता है, ठीक है, दूसरा रेप्टाइल्स आता है, तीसरा एवीज आता है और चौथा मेमिलियंस आता है। तो उसमें जो पहला वर्ग आता है वो आता है एम्फीबिया, ठीक है। जैसे मैंने आपको याद हो तो कल मैंने फंडा बताया था टेट्रापोडा का फंडा बताया था मैंने, आराम, ARAM, ठीक है। तो इसका पहला वर्ग है आपका टेट्रापोडा, मतलब चार पैरों में चार टायरों वाली गाड़ी में ज़्यादा आराम मिलता है ना। तो टेट्रापोडा के अंदर वर्ग है वो कौन सा है बच्चों? पहला जो आता है एम्फीबिया आता है, दूसरा रेप्टाइल्स आता है, तीसरा एवीज आता है और चौथा जो आता है वो मेमेल्स आता है, ठीक है। तो इसके अंदर तो पहला जो अपन बात करें वर्ग एम्फीबिया की बात करते हैं। तो एम्फीबिया का सबसे पहले इनमें कई बार क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि इनका जो स्वर्णिम काल था वो कौन सा था। तो कार्बोनिफेरस पीरियड इनका स्वर्णिम काल था, ठीक है, याद रखना आप। जो कार्बोनिफेरस जो पीरियड था वो इनका स्वर्णिम काल था। एम्फीबिया के अंदर उभयचर जंतु आते हैं। एम्फीबियन का मतलब होता है जो थल और जल दोनों में रहते हैं, जल दोनों आवास में रहते हैं, ठीक है, और समुद्र जल में पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं, याद रखना। ये प्रथम कोऑर्डिनेट जंतु है। एम्फीबियंस की बात करते थे, प्रथम कोऑर्डिनेट जंतु है जो जल से निकल भूमि पर आए थे, है ना। प्रथम कोऑर्डिनेट जंतु अपन ने बात की, तो ऐसे कोऑर्डिनेट जंतु जल से निकलकर भूमि पे आए हैं, ऐसे पहले कोऑर्डिनेट जंतु है कौन? एम्फीबिया। परंतु ये स्थलीय वातावरण में रहने हेतु पूर्ण रूप से सक्षम नहीं होते, क्योंकि जनन के लिए इनको जल की आवश्यकता होती है। जनन के लिए क्या होती है? जल की आवश्यकता होती है इनको, ठीक है। और अनेक जो अंडों को सूखने के लिए बचाने के लिए जो आवरण होता है वो इनमें पाया नहीं जाता है, ठीक है, इसलिए क्या होता है जल की इनको आवश्यकता होती है। नेक्स्ट बात आती है, तो ये क्या होते हैं? शीत रुधिरधारी होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं और एनीमिक तापी भी होते हैं, जो पिक्लोथर्मिक होते हैं। शीत रुधिरधारी क्या होते हैं पता है? कोल्ड ब्लडेड वो होते हैं जिनका जो शरीर का तापमान है वातावरण के अनुसार बदलता रहता है, देखो घटता बढ़ता है। यदि बाहर 0 डिग्री है तो इनका शरीर का तापमान भी कम हो जाएगा। वो बाहर 40 डिग्री इनका तापमान भी क्या, तो उससे 40 डिग्री अनुसार ही बढ़ेगा, ठीक है। अपना क्या होता है? अपना समतापी होते हैं। अपना क्या होता है? बाहर कितना ही अपने बॉडी का टेम्परेचर 36.9 डिग्री है तो 36.9 डिग्री रहेगा, चाहे बाहर 40 डिग्री हो या 0 डिग्री हो। तो ये शीत रुधिरतापी होते हैं, इनका जो शरीर का तापमान होता है बदलता रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट बात आती है इसमें शरीर जो होता है, सिर में, धड़ में और विभेदित होता है। पूंछ उपस्थित अनुपस्थित भी हो सकती है। त्वचा नम और चिकनी और सल्क विहीन होती है। इसको जैसे पढ़े तो इसको देखो, आपको मेंढक को ध्यान में रखते पढ़ना है, ठीक है। इस वर्ग को एम्फीबिया वर्ग को पढ़े तो एम्फीबिया वर्ग को पढ़ते आपको दिमाग के अंदर आपकी पिक्चर मेंढक की होनी चाहिए, ठीक है। तो किस किस प्रकार से उनका शरीर होता है? तो त्वचा नम और चिकनी सल्क विहीन होती है। त्वचा अत्यधिक श्लेष्म ग्रंथि त्वचा को नम बनाए रखती है। इन जंतुओं की त्वचा शोषण में सहायक होती है, ठीक है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंढक होता है त्वचा के द्वारा भी शोषण करता है, याद रखना, त्वचा के द्वारा शोषण करता है, क्यूटिनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं इसको। त्वचा के द्वारा शोषण का सबसे अच्छा एग्जाम्पल कैसा है? जैसे आपको पता है बरसात के सीजन में मेंढक बाहर रहते हैं, लेकिन जब बरसात की सीजन चली जाती है तो ये क्या होते हैं? नीचे चले जाते हैं मिट्टी के अंदर, और मिट्टी के अंदर जाके उस टाइम ये शोषण जो करते हैं वो त्वचा से ही करते हैं। कुछ जंतु की त्वचा में विष ग्रंथि पाई जाती है, जैसे अपन बात की बीफो जो मेंढक की प्रजाति है उसके अंदर त्वचा विष ग्रंथि पाई जाती है। 2 जोड़ी पांच जल में तैरने तथा थल में चलने में सहायक करते हैं, ठीक है। इसे अगर 4 जोड़ी 5 जोड़ी उंगलियां होती है। सबसे बड़े आकार का होता है ये, सॉरी, मुख जो होता है बड़े आकार का होता है और ऊपरी जबड़ों में एक समान दांत होते हैं। सामान्य जो 5 दंती होते हैं, समदंती और बहुदंती भी होते हैं, ठीक है। इनकी बात मुख का जो बात करें तो मुख बड़े आकार का होता है, काफी बड़ा खुलता है और दोनों जबड़े में समान प्रकार ऊपर और नीचे वाले दांत बराबर होते हैं। 5 दंती का मतलब क्या होता है बच्चों? कि 5 दंती के अंदर क्या होता है? ये जो मसूड़ा है, मसूड़े पे दांत पार्श्व में चिपके रहते हैं, इस प्रकार से पार्श्व में चिपके रहते हैं, ठीक है, पार्श्व में चिपके। समदंती मतलब सारे के सारे दांत एक जैसे अपनी तरफ 4 प्रकार के नहीं होते, जैसे कैनाइन, इंसिजर, है ना, इस प्रकार विभिन्न नहीं। बहुदंती पॉलीफोडेंट का मतलब होता है बार बार आते हैं जीवन में, ठीक है, इस प्रकार से। और फ्रोक में एक्रोडेंट, और एक्रोडेंट का मतलब होता है शीर्ष पर इस प्रकार से, जैसे मसूड़े के शीर्ष पर इस प्रकार से दांत रखा रहता है, इसमें गुहा नहीं पाई जाती। पाचन तंत्र में सुविकसित एवं पूर्ण आहार नाल तथा पाचन ग्रंथियां पाई जाती है,
ठीक है। पाचन तंत्र के बाद सुविकसित होता है इनके अंदर, जैसे अपन बात करें विकसित प्रकार का पाचन तंत्र पाया जाता है और पाचन ग्रंथि पाई जाती है। फ्रॉग में लार ग्रंथि अनुपस्थित होती है, याद रखना। आपको पूछ ले कि फ्रॉग में अंदर लार ग्रंथि पाई जाती है, फ्रॉग में लार ग्रंथि जैसे अपने मुंह के अंदर लार ग्रंथि पाई जाती है, वैसे लार ग्रंथि इनके अंदर नहीं पाई जाती। आहार, मूत्र वाहिनियां और जन वाहिनियां एक जो सहकोष्ठ औस्कर कोष क्लोका के अंदर आके खुलती है। श्वसन क्लोम गिल्स या त्वचा द्वारा लगभग होता है, 80% होता है वो त्वचा के द्वारा होता है। और फेफड़ों और मुख राशन गुहिका होती है उनके द्वारा भी होता है। हृदय होता है 3 वेस में होता है, ठीक है। हृदय के अंदर कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर, 2 अलिंद होते हैं, 1 नीले होता है। शीरा कोटर होता है और ट्रंक जो आर्टियो कोरस है वो पूर्ण विकसित होता है। मतलब क्या होता है? साइनस विनोसस और ट्रंकस आर्टियोरस, मतलब साइनस विनस वाला जो और साइनस जो विनोसस होता है और आर्टियोरस होता है वो पूर्ण विकसित होता है। मतलब क्या होता है? ये कॉमन पल्मोनरी जो होती है जो ट्रंक आर्टियोरिस है, तो वो तो क्या होता है? जो अपना कॉमन पल्मोनरी ट्रंक और जो आरोटा के जो होते हैं ये दोनों विकसित प्रकार के लाल रक्त कणियां उभयतल प्रकार की होती है। इनमें क्या होता है बच्चों? अंडाकार होती है और केंद्र युक्त होती है, ठीक है। वक्र नलिका तंत्र तथा यकृत नलिका तंत्र उपस्थित होते हैं। उत्सर्जन अंग की बात करें तो उत्सर्जन अंग एक जोड़ी वक्र होते हैं जो मीजोनेफ्रिक और अपिस्तनोनेफ्रिक प्रकार के होते हैं। ये जंतु यूरिया उत्सर्जी होते हैं, लेकिन लार्वा एवं पूछिया युक्त एम्फीबियन अमोनिया उत्सर्जित करते हैं, याद रखना। खोपड़ी 2 ऑक्सीपिटल्स होते हैं, जैसे अपने अंदर ऑक्सीपिटल कॉन्डाइन पाते हैं, 2 पाते हैं, उसी प्रकार से इनकी खोपड़ी में 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइन्स पालते हैं जो प्रथम कैसो एटलास के साथ जुड़ी थी, इसलिए इस प्रकार की खोपड़ी को द्विकोंडाइलिक कहते हैं। इनमें कशेरुकाएं प्रोसिलस प्रकार की होती है। इसमें सेंट्रम अग्रभाग अवतल तथा पश्च भाग में उत्तल होता है। कपाल तंत्र की संख्या 10 जोड़ी होती है, ठीक है। एक पर्णपटल जो होता है टिम्पेन कर्ण को दर्शाता है। मध्य कर्ण में केवल एक ही अस्थि पाई जाती है जिसको क्या बोलते हैं? कोल्यूमेला बोलते हैं, याद रखना। इनके अंदर कोल्यूमेला नाम की अस्थि पाई जाती है, एक ही अस्थि पाई जाती है। बाह्य कर्ण नहीं पाया जाता, जैसे अपनी तरह बाह्य कर्ण नेत्र फलक युक्त होता है। ये एकलिंगी जंतु होते हैं। निषेचन सामान्य तो बाहरी होता है और जल तो कुछ आंतरिक निषेचन में दर्शाते हैं। ये अंडज होते हैं, अंडे से पानी में रहते हैं। परिवर्तन जो होता है जैसे लार्वा टेडपोल जो मेंढक का लार्वा है, लार्वा एक्सोलोटल जो सेलमांडर का लार्वा है। इस वर्ग के 3 जो गण हैं उनमें बांटा गया है, जिम्नोफियोना, एपोडा या कोडेटा या यूरोडेला, एन्यूरा और सेलेंसिया। 3 जो इसके गण हैं उनके अंदर इनको बांटा गया हुआ है। पहला आता है जिम्नोफियोना या एपोडा, ठीक है। ये शरीर जैसे बात है जिम्नोफियोना एपोडा की बात करें तो ये कर्मी के समान होते हैं। ये आदिम प्रकार के बिलकारी उभयचर है। ये देह पाद रहित होते हैं, इनका मतलब पैर नहीं पाए जाते। शरीर पर सल्क लेकिन त्वचा में धसे होते हैं। इक्थियोफिस इसका एग्जाम्पल है, याद। इसको अंधे व बहरे कर्मी बोलते हैं कि नेत्र तो त्वचा से ढके रहते हैं, कर्णपटल अनुपस्थित हो, इसलिए अंधे व बहरे कर्मी इनको बोलते हैं। दूसरा आता है कोडेट या यूरोडेला। कोडेट का मतलब पूंछ। इस पूंछ युक्त एम्फीबियन सम्मिलित है। 2 जोड़ी समान लंबाई पाद भी पैर भी पाए जाते, सामान्य नियोटोनी दर्शाते हैं। जिसकी लार्वा अवस्था में लक्षण वयस्क अवस्था में बने रहते हैं। नियोटोनी का मतलब क्या होता है? इसमें लार्वा अवस्था के जो लक्षण होते हैं वयस्क अवस्था में बने हुए रहते हैं। फिर बात करते हैं सेलामेंड्रा। ये जरायुज एम्फीबियन होता है। इसका लार्वा एक्सोलोटल कहलाता है। ये कभी कभी नियोटोनी भी दर्शाते हैं, मतलब लंबी गर्भावस्था होती है। इनकी सबसे लंबी गर्भावस्था होती है 36 महीने की होती है, याद रखना सेलामेंड्रा की। एम्बाइस्टोमा टाइगर सिलामेंडर बोलते हैं इसको। नेक्ट्यूरस जलीय कुत्ता या मंड पप्पी बोलते हैं। स्थायी नियोटोनी दर्शाता है। इसकी लार्वा कभी वयस्क होता ही नहीं है, मतलब हमेशा ही लार्वा अवस्था में बनाता है। एम्फ्यूमा कोंगोइल बोलते हैं। सबसे बड़ी आरबीसी पाई जाती है। इसमें लगभग 80 माइक्रोमीटर आकार की होती है आरबीसी इसकी। जो तीसरा जो गण आता है वो आता है एन्यूरा या जो आपकी बात करें सेलेंसिया है। इनकी वयस्क अवस्था में पूंछ अनुपस्थित होती है और मेंढक जैसे भेक होते हैं। गमन के लिए 2 जोड़ी लंबाई के पाद उपस्थित होते हैं। 2 जोड़ी असमान लंबाई के पाद, मतलब आगे वाले छोटे होते हैं, पीछे वाले बड़े होंगे। पश्च पाद में उंगलियां जाल युक्त होती है, वेब होती है जो तैरने में सहायक होती है। नेत्र फलक युक्त होती है, असुग्रंथियां पाई जाती है। नेत्र की नीचे की पलक जो गतिशील ऊपरी पलक होती है स्थिर होती है। मध्य कर्णपट्टिका
पट झिल्ली पाई जाती है, बोलने की क्षमता पाई जाती है, बाह्य निषेचन परिवर्तन जो होता है अप्रत्यक्ष और टेडपोल लार्वा अवस्था पाई जाती है। ये बच्चों मेंढक के बारे में बात है ये, ठीक है। सारे कैरेक्टर किसके, मेंढक। उसका एग्जाम्पल क्या होगा, मेंढक ही होगा। उदाहरण की बात करें तो जैसे राना ट्रिगना, इंडियन बुल फ्रॉग बोलते हैं इसको, बूफो कॉमन ट्रॉड बोलते हैं इसको, विस्कंडिया प्रोटीडिया रूपांतरित हो जाती है, रूपांतर होती है। हाइला वक्स मेंढक है, रेकोफोरस है, उड़ने वाला मेंढक है, एलाइटिस है, दाइटोड बोलते हैं। इस पैतृक लक्षण का लक्षण पाया जाता है, नर अंडों को अपनी टांगों से अंडों को चिपकाए रखता है, ठीक है, जिसे अपन देखेंगे इसमें डायग्राम में। पाइपा अमेरिकाना सूरीनाम टोड है, इसमें द्वितीय विविपेरी पाई जाती है, अंडों को पीठ पर लेकर चलती है, ठीक है, जिया होती है, अनुपस्थित होती है। तो इसमें देखो ये सालमेंड्रा है और ये एक जो लार्वा है ये नेक्टोरस है, ये जो आपका एलाइटिस है जो अपने पीठ पर जो अंडों को लाद के रखता है परिपक्व होने के लिए, ये राना ट्रिगना है, ठीक है। ये बूफो है जिसमें विस्कंटिया पाई जाती है, पेरोटिड ग्रंथियाँ विस्क में रूपांतरित होती है। और ये रेकोफोरस है जो मतलब जंप करती है, फ्लाइंग जो करता है। और बच्चों ये जो बता रखा है इसके अंदर जो अपने टाइप ऑफ सेंट्रम वर्टिब्रेट के सेंट्रम किस किस प्रकार के होते हैं उनके बताया है कि मतलब किस प्रकार, जैसे प्रोसिलस होता है, प्रोसिलस के अंदर क्या होता है, एंटीरियर पार्ट होता है कॉनकेव होता है और ये कॉन्वेक्स होता है। मतलब क्या होता है, जब दो रीढ़ की हड्डियाँ जुड़ती है तो इसका जो पीछे वाला भाग होता है एंटीरियर पार्ट होता है वो इस प्रकार अवतल होता है, और जो इसका पोस्टीरियर पार्ट होता है वो किस प्रकार का होता है, उत्तल होता है। इस प्रकार यदि कोई होता है तो उसको प्रोसिलस बोलते हैं। एमपीसिलस के अंदर क्या होती है, दोनों ही दो एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों तरफ से क्या होता है, देखो कौन के अवतल होता है। देखो ये इधर भी अवतल है, इधर भी अवतल है, इधर भी अवतल है, इधर भी अवतल। फिर आता है ओपिस्थोथिलस, ओपिस्थोथिलम उल्टा है, ठीक है, प्रोसिलस का उल्टा है, ठीक है। इसके अंदर की पोस्टीरियर सरफेस होती है वो तो क्या हो जाएगी, इसमें अवतल हो जाएगी, और जो एंटीरियर सरफेस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, उत्तल हो जाएगी ओपिस्थोथिलस में। और एसिलस के अंदर क्या होता है, मतलब को सिलस का मतलब क्या होता है, एक केविटी, ये गुहा, ठीक है। तो इस एसिलस में देखो कहीं पाई नहीं जा रही इस प्रकार की कोई केविटी, यहाँ पे गुहा पाई नहीं, पूरा स्क्वायर एसिलस है। और फिर है हिट्रोसिलस। हिट्रोसिलस में क्या दोनों ही तरफ क्या होता है, एक साइड तो क्या होता है पोस्टीरियर साइड में क्या उभार होते हैं और इधर क्या होते हैं खांचे होती है। एम्फीप्लेटेन में क्या होती है, इस प्रकार पेड़नुमा संरचना पाई थी दोनों तरफ, ठीक है। ये सेंट्रम, जैसे रीढ़ की हड्डी के अंदर बात करते हैं तो कशेरुक दंड जो जुड़ते हैं, जो वर्टिब्रा जुड़ती है तो उनके क्या सेंट्रम के सहायता से जुड़ती है, तो उनके जुड़ने का जो तरीका है वो इसमें बताया हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ग आता है बच्चों, जैसे आ राम है तो दूसरा र आता है, तो आपको पता है रेप्टिल्स आता है, रेप्टेलिया आता है। ये सिर्फ शरीर से नाम रेंगने रेप्टिलिया का मतलब रेंग के जो चढ़ने वाले होते हैं वो इसमें सरकने से द्वारा गमन करते हैं। रेप्टाइल्स के अध्ययन को हर्पेटोलॉजी कहते हैं। और रेप्टिलिया वर्ग का जो मेसोजोइक युग है अद्वितीय है, तो इसलिए मेसोजोइक को रेप्टाइल्स का स्वर्णिम युग कहते हैं। रेप्टिलिया वर्ग के जो जंतु है प्रथम सफल स्थलीय कशेरुक जंतु माने जाते हैं, कुछ जल में भी पाए जाते हैं। इनका शरीर स्पष्ट रूप से चार भागों में बंटा होता है, सिर, गर्दन, धड़ और पूंछ पाया जाता है। इनकी त्वचा में शुष्क, खुरदरी और ग्रंथिहीन व संगीत होती है। इनका बाह्य कंकाल संगीत एपिडर्मल सल्कों या अस्थिल शुकों के द्वारा अस्थिल पट्टिकाओं द्वारा बना होता है। इनमें समान दो जोड़ी पाद होते हैं, जो प्रत्येक पाद में 5 उंगलियां होती है, जो उंगलियों के अंदर की ओर मुड़े हुए नखर भी पाए जाते हैं, है ना। सरप होते हैं, पाद होते हैं, सरप भी इसी के वर्ग के अंदर थे, ठीक है। इस जंतुओं को पूर्ण आहार नाल पाई जाती है। जंतु मूत्र वाहिनियाँ, जनन वाहिनी और आहार नाल होती है, एक या उसके द्वारा खुलती है, जिसे अपन पीछे में पढ़ाई बात की थी। इसे श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है। पंसलियाँ पाई जाती है, गर्दन और वक्ष में पाई जाती है। दांत एक्रोडेंट प्रकार, थिकोडेंट और प्लूडेंट प्रकार के होते हैं। तीनों प्रकार के इनके जो वर्ग के जंतु उनमें पाए जाते हैं। हृदय समय 3 कोष्ठी होता है ना, जो स्पष्ट आलिंद एवं पूर्ण नीले में। लेकिन क्रोकोडाइल में याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, क्रोकोडाइल के अंदर 4 वेशमी जिसे अपने अंदर हेड पाया जाता है ना, तो इस प्रकार से क्रोकोडाइल के अंदर क्या होता है 4 वेशमी या 4 चैम्बर वाला हट होता है, 2 आलिंद 2 नीले, ठीक है। और इसमें दाएं और बाएं देह चाप भी उपस्थित हो, जैसे अपने अंदर बात करते हैं 2 डबल सर्कुलेशन उस प्रकार से। और मुख्यतः इनके अंदर जैसे हमने हृदय सामान्य 3 कोष्ठी होता है, लेकिन क्रोकोडाइल के अंदर यहाँ पे 4 कोष्ठी होता है। साइनस विनोसिस अल्विकसित और ट्रंकस आर्टियोसिस अनुपस्थित होता है। लाल रुधिर कणिकाएं अंडाकार होती है और केंद्र युक्त होती है, अभी ये भी केंद्र युक्त होती है आरबीसी। उत्सर्जन एक जोड़ी मेटानेफ्रिक वक्रों द्वारा होता है। ये जल संरक्षण हेतु अनुकूलित यूरिकोटेलिक होते हैं। इनमें कपाल तंत्रिका जैसे अपन बात की वहाँ पर जो
आपके एम्फीबियन से 10 जोड़ी थी, यहाँ पर जो कपाल तंत्रिका है उनकी जोड़ी क्या है 12 हो गई है, ठीक है। इसके बाह्य कर्ण छिद्र अनुपस्थित, कर्णपटल बाह्य कर्ण का, जैसे वहाँ पे कर्णपटल ही जो टिम्पनी जो मेम्ब्रेन पाई जाती हुई थी। पार्श्व रेखा अनुपस्थित होती है, मुख की छत पर जैकोब्सन अंग घ्राण संवेदा रूप में पाई जाती है। आपको यहाँ पूछ सकते जैकोब्सन अंग किस वर्ग का लक्षण है, तो आपको याद रखना है रेप्टिलिया वर्ग का है। तो इनकी क्या होती है, मुख्य छत पर जैकोब्सन अंग पाया जाता है जो घ्राण संवेदाओं को, मतलब जो सूंघने की जो संवेदाओं को ग्रहण करता है। क्रोटी, वहाँ पर जैसे अपने बात की थी क्रोटी, वहाँ पर द्विकुंडाइल थी, है ना। यहाँ पे ऑक्सीपिटल जो कोंडाइल से एक ही है, ठीक है, इसलिए इसे मोनोकोंडाइलिक, वहाँ पे द्विकोंडाइलिक बोला था, डबल कोंडाइल, है ना, कोंडाइलिक बोला था, डाइकोंडाइलिक बोला था। कशेरुक, जैसे अभी अपन जो थोड़ी सी देर पहले प्रीवियस जो पेज में डिस्कस, क्रोटी कशेरुकों का सेंट्रम प्रोसिलस प्रकार का होता है। प्रोसिलस प्रकार का जैसे अपन पहला जो पढ़ा था वो प्रोसिलस प्रकार का था, ठीक है। उस प्रकार से उसके अंदर क्या होता है, जो उसका जो एंटीरियर होता है वो तो किसी कॉनकेव होता है, और जो पोस्टीरियर होता है वो किस प्रकार का था, कॉन्वेक्स उत्तल प्रकार का था। तो ये हो गया प्रोसिलस प्रकार का। शीत रुधिरधारी होते हैं और एकलिंगी होती है, निश्चित आंतरिक प्रकार का होता है। नर में मैथुन अंग के रूप में 2 शिशन पाए जाते हैं, 1 या 2 अधिकतर अंडज होते हैं। अंडे क्लेडोइक कवचयुक्त होते हैं, स्थलीय आवास में अनुकूल नहीं है। इनमें प्रवर्धन प्रत्यक्ष होता है, इनमें लार्वावस्था अनुपस्थित होती है, प्रत्यक्ष रक्षण पाया जाता है। वर्ग रेप्टिलिया का जो वर्गीकरण इसकी क्रोटी या टेम्पोरल भाग में टेम्पोरल क्षेत्र की अनुपस्थिति के आधार पर और इनकी संख्या के आधार पर आगे रेप्टिलिया का वर्गीकरण किया गया है। इसके जैसे बात करें लिविंग रेप्टाइल्स 2 सब क्लास होती है, एक तो एनाप्सिडा ऑर्डर चिलोनिया है, और दूसरा डाइप्सिडा जिसके अंदर मतलब एक ही या तो जो क्रोटी के अंदर छिद्र पाया नहीं जाता है, ठीक है, टेम्पोरल छिद्र अनुपस्थित होते हैं उसको एनोप्सिडा बोलेंगे, और जिनके अंदर पाया जाता है 2 होते हैं तो उनको क्या डायप्सिडा बोलेंगे, है ना। क्रोटी के अंदर टेम्पोरल छिद्र होते हैं जो 2 होते हैं, इसमें राइनोकोसिपेलिया है, स्क्यूमेटा है और क्रोकोडेलिया है, ठीक है। पहला आता है एनेप्सिडा। क्रोटी के टेम्पोरल भाग में टेम्पोरल छिद्र अनुपस्थित होता है, अर्थात क्रोटी छत्रपूर्ण होती है, ठीक है, छत्रपूर्ण होती है। गण किलोनिया, ये स्थलीय समुद्री स्वच्छ जलीय जंतु होते हैं। इनके समस्त शरीर अस्थिल कवच से घिरा हुआ रहता है। इसके पृष्ठ भाग को कैरोपस तथा अधर भाग को कंकाल को प्लेस्ट्रॉन कहते हैं। इनके जबड़े श्रृंगीय एवं दांत रहित एवं चोंचनुमा होते हैं। गिरवा पाद तथा पूछ सल्क पाए जाते हैं। इन 3 अंगों को कैरोपस के अंदर खींचा, जैसे किसका एग्जाम्पल बता रहा है किलोनिया बच्चों, ये बता रहा आपके जो कछुआ होता है उसकी बात चल रही है। किलोनिया इसमें आया था, ऑर्डर के अंदर आएगा, तो उसमें आप जिस लक्षण बता रहे इसके हैं, तो इसके एग्जाम वक्स की कशुरिकाएँ तपस्लियाँ कवच से जुड़ी रहती है। अवस्कर छिद्र उद्योग वर्टिकल होता है, ये शोषण में भी सहायक होता है इनका। नर मैथुन अंगों उपस्थित होता है। उदाहरण के बाद टेस्ट जिसको स्थलीय कछुआ बोलते हैं, किलोन जिसको समुद्री कछुआ बोलते हैं, ट्रायोनिक्स जिसको सौज जलीय कछुआ बोलते हैं, कछुआ टेक्टम, रूफर टेक्टम जिसको बोलते हैं, डायप्सिडा। डायप्सिडा कैरोटी के टेम्पोरल भाग में एक जोड़ी नीचे और एक जोड़ी ऊपर, ठीक है, 2 जोड़ी होगी ना, डायगोनल 2, एक जोड़ी ऊपर और एक जोड़ी नीचे टेम्पोरल छिद्र पाए जाते हैं। इसका जो एग्जाम्पल है वो देखो बच्चों, रिंकोसिपेलिया ऑर्डर की बात करें, गण है जो पहला, इसमें इस गण के अधिकांश जीवाश्म के रूप में मिलते हैं। स्पिनोडोन पनकेटेटम जाति के मात्र जीव जंतु जो वर्तमान न्यूजीलैंड में पाया जाता है। क्रियाशील तीसरा नेत्र पीनियल नेत्र पाया जाता है इनके। कशेरुकाएँ एम्फिसिलस प्रकार के होते हैं, दांत एक्रोडेंट प्रकार के होते हैं। उदाहरण स्पिनोडोन पंकटेटम, इसे न्यूजीलैंड के स्थानीय में टुआटोरा, जैसे ये एग्जाम्पल है टुआटोरा का भी कहते हैं, ये जीवित जीवाश्म है। दूसरा जो गण आता है इसमें आता है स्क्यूमेटा। इस गण में सांप तथा छिपकलियाँ आती है। शरीर पर संघीय सल्कों का बाह्य कंकाल पाया जाता है। कशेरुकाएँ प्रोसिलस प्रकार की होती है। दांत पार्श्वदंती प्रकार के होते हैं। नर मैथुन अंग दोहरा तथा भय प्रवृत्तिशील होता है। छिपकलियों की बात करें, छिपकलियों के अध्ययन को सीरोलॉजी कहते हैं, है ना। इसमें छिपकली आंखों पल की गतिशील, पाद मूत्राशय कर्णपटल मेखलाएँ नेत्र निमेषक जो झिल्ली होती है पाई जाती है। छिपकली हृदय को पेनजी का छिद्र भी पाया जाता है। हृदय में याद रखना पेनजी का छिद्र भी पाया जाता है, अपन को ये याद रखना है क्या होता है, किसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हृदय में
जो छिपकलियों के हृदय में पेंजी का चित्र पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें बच्चों तो इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाएगा हेमीडेक्टाइलस, साधारण छिपकली जो घरों में अपने दीवार में पाई जाती है वो होगी। वॉल लिजार्ड भी कहते हैं, ये अपनी पूंछ से अपने आप गिरा देती है, इसे ऑटोटोमी कहते हैं और पूर्व मुद्रा की क्षमता इसमें पाई जाती है, जैसे अपने घरों में जो छिपकली। कैलोटिस ब्लड शक्कर या गिरगिट या गार्डन लिजार्ड, इसे रंग बदलने की क्षमता होती है। ड्रूको, इसे उड़न छिपकली भी कहती है, इसे त्वचा फैलकर पंख समान तेजिया बनाती है, इसे सहायता से एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष से छलांग लगा सकती है, उससे उड़ सकती है। कैमिलियन वृक्षाश्रयी छिपकली, वेनस इसको गो बोलते हैं और इसे मॉनिटर लिजार्ड भी कहते हैं। ये सबसे बड़ी जीवित छिपकली होती है, लार्जेस्ट लिविंग लिजार्ड होती है। ओफियोसोरस, ये छिपकली पादहीन होती है, इसे ग्लास स्नेक भी कहते हैं। हिलोड्रमा, इसमें गीला मोनेस्टर या हेलो मोनेस्टर भी कहते हैं, ये अकेली एक विषैली छिपकली होती है, इसके विषग्रंथियां रूपांतरित सब लिग्वेन ग्रंथियां होती है, सब लिग्वेन ग्रंथियां जो विषग्रंथियों में रूपांतरित होती है हिलोड्रमा, गिलो मोनेस्टर बोलते हैं ना। फ्रिनोसोमा हॉर्न, इसकी त्वचा आदत अग्राही होती है, ठीक है। तो ये छिपकलियों की जो प्रजाति हैं वो इसमें बताई गई है सारी की सारी। इसके बाद बच्चों आता है जो सर्प है, जो इसी में सांपों के अध्ययन को ओफियोलॉजी बोलते हैं या सर्पेंटोलॉजी बोलते हैं, याद रखना। पाद संबंधित मेखलाएं अनुपस्थित या पाद रहित होती है इसमें। नेत्र पलकों स्थिर व निमेषक पटल अनुपस्थित होती है, नेत्र पलक स्थिर होती है, मतलब कर्ण पटल मध्य कर्ण की आंतरिक कर्ण अनुपस्थित होती है। कर्ण पटल जो होता है मध्य कर्ण एवं आंतरिक जो कर्ण होती है अनुपस्थित होती है, इनकी कर्ण जो अनुपस्थित होती है मूत्रा से अनुपस्थित होते हैं। इनका बाएं फेफड़ा अल्प विकसित होता है। जीवा पतली लंबी द्विशाखित होती है। गंध और कंपन के प्रति संवेदनशील सांप की बात चल रही है। अब सांपों की कौन कौन सी प्रजाति है, कौन कौन से एग्जाम्पल जिसके अंदर आते हैं देखो। पाइथन मोलरस, अजगर जिसको सबसे बड़ा विषहीन सर्प है। अजगर हमेशा याद रखना इसमें कभी विष नहीं होता, लगभग 25 फीट लंबा होता है। ये अपने भोजन को जो पाचक रसों और जो ऐंठन के द्वारा पचित करता है। इसमें पश पाद के अवशेष पाए जाते हैं। टायस म्यूकोसस या जेमनियस या रेड स्नेक, ठीक है, इस सामने से धामान कहते हैं। ये चूहों को खाता है, इसे किसानों को मित्र भी खाता है। ये विषहीन सांप होता है। एरिक्स जोहनी दुमुही सांप, इसे सैंड बोआ भी कहते हैं, यह भी विषहीन सांप होता है। हाइड्रोफिश समुद्री सांप, यह सबसे बड़ी जहरीली सांप होता है। इसे पूंछ पार्श्व में चपटी होती है। ये सांप शिशु पर्जक भी होता है। नाजा, ठीक है, ये भारतीय कोबरा विषैला सांप होता है। जहर न्यूरोटॉक्सिक होता है, नर्व तंत्र को खत्म करता है। नाजा बंगेरस या नाजा हना, किंग कोबरा विषैला सांप है, जो विषैले सर्पों में यह सबसे बड़ा सर्प होता है। फन सिर पर 1 या 2 वर्तुल चिन्ह होते हैं इसमें। बुंगेरस करेत या विषैला सर्प होता है, न्यूरोटॉक्सिक होता है। वाइपर ये विषैला सर्प है, हिपेटॉक्सिक या कार्डियोटॉक्सिक मतलब जो कार्डियक सिस्टम पर अटैक करता है। हिपेटॉक्सिक हिमाटोटॉक्सिक मतलब क्या हो जाएगा, जो ब्लड होता है उसको इफेक्ट करता है। ये सांप जहरीला होता है, इसका जहर हिमाटोटॉक्सिक या कार्डियोटॉक्सिक होता है। इसमें लोरिल पिट छिद्र पाया जाता है जो तापग्राही का कार्य करता है। क्रोटेलस जिसको रेटल स्नेक बोलते हैं, ये सांप चलते समय खड़खड़ाहट की आवाज़ पैदा है, इसलिए रेटल स्नेक बोलते हैं। ये विषैला अंड जरायुज होता है, ओविविपरस भी होता है। ये सांप की जो प्रजातियां जैसे इंडियन कोबरा, नाजा करेट है और वाइपर है और ये किंग कोबरा है और ये इंडियन पाइथन अजगर है जो विषैला नहीं होता है। और इस प्रकार से और भी ये जातियाँ इसमें दिखाई गई है, ठीक है। इसके बाद तीसरा जो गुण आता है बच्चों वो आता है क्रोकोडिलिया या लोरिकीटा। नाम से पता चलता है इसके क्रोकोडाइल होगा इसका एग्जाम्पल। ये गण में मगरमच्छ, घड़ियाल आदि जंतु आते हैं इस गण में। ये उभयचर प्रकृति होते हैं, नदियों झीलों में पाए जाते हैं। इस गण के सदस्य सबसे बड़ा वर्तमान रेप्टाइल्स जंतु होते हैं, है ना। रेप्टाइल्स जंतु सबसे बड़े जंतु के मगरमच्छ आप बताइए। इसकी त्वचा पर तो मगरमच्छ को ध्यान में रखते पढ़ो ये, ठीक है। कतारें में लगी रहती है, अस्थिल जो पस कल्लों की कतारें भी ढकी रहती है। शरीर ठोस था भारी होता है, सिर बड़ा था लंबा होता है, इसके थूतन लंबी होती है, बाएं नास छिद्र इसमें दूसरे सिर व कपाट युक्त होते हैं। इसमें
कुछ तरह के समान लक्षण पाए जाते हैं, जैसे डायफ्राम, थिकोडोंट और दांत और 4 कोष्ठेय होता है, इसे मूत्रा से अनुपस्थित होता है। मगरमच्छ की बात करें, देखो उदाहरण मगरमच्छ ये केवल भारतीय महाद्वीप में पाया जाता है। गेविलियस घड़ियाल थूथन बहुत लंबा होता है, जैसे ये गेविलियस है घड़ियाल, इसका थूथन लंबा होता है, आगे का जो भाग होता है, ठीक है, स्नोट बोलते हैं वो। एलिगेटर जिसको मेक्सिको का मगरमच्छ बोलते हैं, ठीक है, ये एलिगेटर है, मेक्सिको मगरमच्छ है। ये क्रोकोडाइल है, इंडियन फेस वाटर क्रोकोडाइल। इसके बाद जो नेक्स्ट वर्ग आता है बच्चों आता है एवीज, ठीक है, एवीज। इस वर्ग में उड़ने वाले कशेरुक या सभी प्रकार के जो पक्षी सम्मिलित किए गए हैं। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, आपको पता ही है। डॉक्टर सलीम अली भारतीय प्रमुख वनों माने जाते हैं तथा बर्ड मैन ऑफ द इंडिया भी नाम से जाने जाते हैं। पक्षियों को परों युक्त द्विपादी या ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स भी कहा जाता है। पक्षी समतापी या एंडोथर्मिक या गर्म रुधिर वाले जंतु होते हैं, अर्थात इनके शरीर पर तापक्रम एक समान रहता है, जैसे 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है लगभग। शरीर नौकाकार, शरीर गिरो और धड़ पूंछ में विभाजित होता है। गर्दन लंबी और लचीली होती है। पक्षियों की देखो याद, सभी पक्षी विशेष प्रकार लक्षण पूरे शरीर पर पैरों पर आवरण होता है, इन परों का आवरण होता है। इनके अधिकांश फर उड़ सकते हैं, शरीर को गर्म और हल्का बनाते हैं। यह शल्कों का रूपांतर होता है। शरीर पर शल्क केवल पशुपाद पर ही पाए जाते हैं। जबड़ों में दांत नहीं पाए जाते, जबड़े होनी चोंच में रूपांतरित हो जाती है। चोंच दंत रहित होती है। इनकी त्वचा शुष्क एवं बिना ग्रंथियों युक्त होती है, लेकिन पूंछ पर तेल ग्रंथियां या प्रीन जो ग्रंथियां पाई जाती है, जो परों को चिकना बनाती है। मतलब जो पूंछ होती है तो वहाँ पे क्या होती है, ग्रंथियां पाई जाती है, परों को चिकना बनाती है, पानी इसके ऊपर ठहरने। अग्रपाद पंख में रूपांतरित हो जाते हैं, जो उड़ने में सहायक होते हैं। पशपाद वृक्ष की शाखों पकड़ने तैरने तो अंकुलित होते हैं। आप पता है, पक्षी को ध्यान में रखते हुए, कबूतर को ध्यान में रखते हुए आप पढ़ लो, किसी भी पक्षी को ध्यान में रखते हुए। इसके बाह्य कर्ण पाए जाते हैं, लेकिन कर्ण पल्लव से अपनी तरह कान अनुपस्थित होते हैं। काउलुमेला या स्टेप्स पाई जाती है जो मध्य कर्ण में। इनका अंतःकंकाल पूर्णतः अस्थिल होता है। इनकी लंबी अस्थियां खोखली होती है और जिन वायु भरी हुई होती है। ऐसी अस्थि को न्यूमेटिक अस्थियां कहते हैं। यह शरीर को हल्का बनाती है। जैसे उड़ने में है तो बच्चों इनको पता है, हल्का बनाए, शरीर हल्का होगा तब ज़्यादा अच्छा उड़ेगा। तो इसलिए क्या होती है, इनकी जो अस्थियां होती हैं अंदर से खोखली होती है, इसको न्यूमेटिक अस्थियां बोलते हैं। श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है और फेफड़ों संबंधित वायुकोश भी पाए जाते हैं। वायुकोश फुफ्फुस के साथ मिलकर श्वसन में मदद करते हैं। क्रोटियम में एक ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल पाया जाता है, जिसको मोनोकॉन्डाइल कहते हैं। पक्षियों में ध्वनि उत्पादक यंत्र को सिरिंग्स कहते हैं। इसे वाक्तल जो होता है अनुपस्थित होते हैं। इनकी कोशिकाओं को सेंट्रम जो होता है विषमगति या हिट्रोसिलस प्रकार, जैसे हिट्रोसिलस प्रकार की स्ट्रक्चर अपने वहाँ पर भी देखें, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है इनकी, जो सेंट्रम की बात करते हैं उसकी, ठीक है। और आखिरी 5 जो पुच्छीय कोशिकाएं होती है, पोस्ट कोडल, जो वर्टिब्रेट समेकित होकर पाइगोस्टाइल बनाती है, याद रखना इनके अंदर। स्टर्नम बड़ा, स्टर्नम का फुला हुआ आधारी भाग कील या नोतल कहलाता है। यह नोतल उड़ने वाली पेशियों को संधि तल प्रदान करता है। उड़ने वाले पक्षियों में नोतल सुविकसित होता है। पसलियां 2 सिर होती है, बाइफिड होती है तथा इनमें अंकुश प्रबद्ध होती है। दोनों बात करें, बाइफिड का मतलब क्या होता है कि जो पसलियां होती है वो आगे से इस प्रकार से 2 सिरे होते हैं उसके, ठीक है। दोनों क्लेविकल एवं इंटर क्लेविकल मिलकर वी आकृति की, जो आपके फ्रंकुला अथवा मेरी थॉट बोन या विश बोन बनाते हैं। फ्रंकुला और उड़न पेशियाँ जुड़ी रहती है। जैसे आगे की बात करें तो आगे की जो दोनों क्लेविकल है इस प्रकार से वी शेप स्ट्रक्चर बना लेती है। तो यहाँ से क्या होता है, इसके जो पंख होते हैं वो जुड़े रहते हैं क्लेविकल से। अपन बात करें तो आगे इसकी तरफ देखेंगे ना, तो इस प्रकार से पाचन मार्ग के अतिरिक्त इसमें वक्स कक्ष क्रोप या गिजाड़ भी होता है। गिजाड़ भोजन पीसने या चबाने का काम होता है। जैसे अपन बात करते हैं इनके अंदर क्या होता है, पाचन जो मार्ग में एक अतिरिक्त कक्ष और पाया जाता है। इनमें क्या होता है, गिजाड़ होता है, उसके अंदर क्या स्टोर कर रखते हैं, और उसी के अंदर क्या होती है, कुछ मसल्स होती है जो क्या करती है, जो भोजन उसको पीसने में चबाने में मदद करती है। क्योंकि दांत तो पाए नहीं जाते, चोंच होती है। ग्रासनाल भोजन शीघ्र भोजन ग्रहण कर एवं संग्रह करने तो क्रोप में परिवर्तित हो जाती है। क्रोप में क्रोप ग्रंथियां पाई जाती है। दोनों ही लिंगों में क्रोप द्वारा पिजन मिल्क विस्तारित होती है ना।
जैसे दोनों ही लिंगों में क्रॉप द्वारा पिजन मिल्क की जो होता है वो विस्तारित होता है। ये क्रॉप होता है, क्रॉप से क्या रस बनता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, पिजन मिल्क बोलते हैं। जब कई बार क्या होता है ये अपने बच्चों को जैसे अपना दाना चुगाते हैं, तो दाना चुगाते नहीं, उसमें से वो वापस क्रॉप में स्टोर पचा हुआ भोजन होता है, जो पिसा हुआ भोजन उसको उसके मुंह में डालते हैं। एक त्रिवेशिम अवस्कर पाया जाता है इनके अंदर। हृदय पूरी तरह चतुष्कोष्ठीय होता है। दाई धमनी चाप पाया जाता है। इसमें दोहरा परिसंचरण तंत्र भी पाया जाता है। दाई धमनी चाप का मतलब क्या होता है, इनके अंदर जो सर्कुलेशन होता है किधर को, राइट एरोटिक आर्च होगा, ठीक है, राइट साइड में। अपने अपने किधर होता है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। इनके किधर होगा, राइट साइड में, जो एरोटा निकलती है। ये कर निवायक तंत्र विकसित होता है, लेकिन वक्र न्याय का तंत्र होता है वो अल्प विकसित होता है। आरबीसी के अंदर युक्त होती है। वक्र मेटानोफ्रिक प्रकार का होता है। मूत्र निगाह आवश्यक में खुलती है। एविज वर्ग के सदस्य यूरिक अम्ल उत्सर्जित करते हैं। याद है कपाल तंग 12 जोड़ी होती है, जैसे पिछले वर्ग में देखा था। मस्तिष्क बड़ा सा चिकना होता है। सेब्रम सेरिबेलम तथा ऑप्टिक पिंड अत्यधिक विकसित होते हैं। जो ध्रान अंग अल्प विकसित होते हैं। नेत्र बड़े होते हैं। निमेषक पटल पाई जाती है। इनकी दृष्टि मोनोकुलर प्रकार की होती है। सभी पक्षियों में नेत्र में पेक्टेन नामक संरचना पाई, जैसे सिवाय कीवी को छोड़, कीवी में दोनों जो नेत्रों को समायोजन एवं तीक्ष्ण दृष्टि के लिए ये उत्तरदायी होती है, ठीक है। इनमें निमेट पेक्टेन नाम की संरचना और पाई जाती है। ये एकलिंगी जंतु होते हैं। इनमें लेग द्विरूपता पाई जाती है। अधिकांश पक्षियों में मूत्राशय या सेशन अनुपस्थित होते हैं। ये अंडायुज प्राणी होते हैं। मादा मोनोडेप्लिक होती है, अर्थात मादा में सिर्फ बायां अंडाशय तथा बाई अंडवाहिनी ही कार्यशील होती है। मोनोडेप्लिक का मतलब कहता है इनके अंदर ज़्यादातर जो अंडायुज अंडे देने वाले थे, और इसके अंदर केवल बायां, जैसे अपन बात करें दायां और बायां दोनों अंडाशय पाए जाते हैं, ठीक है। तो केवल बायां अंडाशय इनके अंदर विकसित होता है। इसमें निषेध आंतरिक प्रकार का होता है। इन्हें भ्रूणीय परिवर्तन प्रत्यक्ष होता है। ये घोंसला बनाकर रहने वाले प्राणी होते हैं। इन्हें पैतृकर्षण का गुण पाया जाता है। वर्ग एवीज को 2 उपवर्गों में बांटा गया है, आर्कियोनिथीज और नियोथिनीज। उपवर्ग आर्कियोनिथीज की बात करें तो इसके इस वर्ग के उपवर्ग में जुरासिक काल के आदिम छिपकली सदस्य पक्षी आते हैं। इस उपवर्ग में केवल विलुप्त पक्षी आते हैं। इस पंख जो होते हैं अल्प विकसित होते हैं। इसमें आर्कियोनिथीज की बात करें तो इसमें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट एक बात आएगी, इन्हें सरीसृप पक्षियों की योजक कड़ी बनाता है। जैसे मैंने बताया ये दोनों देखो, ये सरीसृप और जो उपवर्ग है इसका आर्कियोनिथीज है। इसमें जुरासिक काल के आदिम छिपकली सदस्य पक्षी, छिपकली सदस्य जो है वो पक्षी आते हैं। इसमें देखो छिपकली और पक्षी दोनों के गुण होते हैं, इसलिए इसको सरीसृप पक्षियों के योजक कड़ी माना जाता है। इसमें पाइगोस्टाइल कील अनुपस्थित होती है। जो पक्षी के ये गुण तो नहीं पाए जाते। इसमें पूंछ पर जो फर होते हैं उपस्थित होते हैं। दोनों जुबड़ों में दांत उपस्थित होते हैं। इसमें अस्थियां जो होती है नॉन न्यूमेटिक होती है। उदाहरण तो आर्कियोप्टेरिक्स इसका एग्जाम्पल है। इसमें क्रिस्टेशियन युग के विलुप्त है। इसमें जीवाश्म की खोज 18वीं में बावेरिया जर्मनी के एंड्रिच वेगनर की थी, ठीक है। तो इसमें सरीसृप और आपको याद रखना इसके दोनों के लक्षण होते हैं। सरीसृप के क्या हो गए, पक्षी कैसे हो गए, कि पक्षी की बात करें तो इसके जो अंदर बात करें तो इसमें उड़ने की क्षमता जैसे कम होती है, और पूंछ पर फर उपस्थित होते हैं, जबड़ों में दांत उपस्थित होते हैं, और जो अस्थियां होते हैं नॉन न्यूमेटिक होती है, ठीक है। इसके बाद आता है उपवर्ग नियोनिथीज आता है। इसमें अधिकांश सदस्य जीवित एवं पश जुरासिक काल में विलुप्त पक्षी आते हैं। इस पक्षी में जबड़े दंतविहीन चोंच में रूपांतरित होते हैं। कुछ अपवाद को छोड़ सभी पक्षियों में पंख विकसित होते हैं तथा उड़ने के लिए उपायोजित होते हैं। इनमें अस्थियां खोखली होती है। स्टर्नम काफी बड़ा हुआ कील युक्त होता है। आखिरी कशेरुक समेकित होकर पाइगोस्टाइल बनाती है, ठीक है। जैसे बीज में अपन बात करते हैं लक्षण है। अगर पाद की उंगलियां संयुक्त होकर नखर अनुपस्थित होते हैं। इस वर्ग 3 अधिगणों में बांटा गया है, ठीक है। इम्पेनी, इसके जलीय समुद्री पक्षी आते हैं इसके अंदर। इसी अगर बात तैरने के लिए फिलीपींस में रूपांतरित, उदाहरण स्पेनिस्कस पेंगुइन जिसको बोलते हैं। अंटार्कटिका समुद्री पक्षी है ये। और अधिगण, दूसरा जो अधिगण आता है पेप्लियोग्नेथी रेटिड, इसे सबसे बड़े आकार के पक्षी जो उड़ने में असमर्थ होते हैं। पंख हासी तो अवशेषी होते हैं इनके,
ये केवल तेज दौड़ने में ही क्षमता रखते हैं। ध्वनि सिरिंग्स अनुपस्थित ध्वनि उत्पन्न सिस्टम। रेपेट के समानता नौतल का भाव होता है। प्रजनन ग्रंथियां अनुपस्थित होती है। पूंछ कशेरुकाएं स्वतंत्र होती है, इसमें पाइगोस्टाइल अनुपस्थित होता है। मूत्राशय सामान्य मूत्राशय नर में मुथेन अंग उपस्थित होता है। इस पक्षी में भारतवर्ष में नहीं पाए जाते हैं। ये पक्षी है भारत में, जैसे स्टूथियो अफ्रीकन शतमुर्ग, ये वर्तमान का सबसे बड़ा जीवित पक्षी होता है, लगभग 8 फीट ऊंचा, और जिसे ऊंट पक्षी भी कहते हैं। नर अंडों को सेता है इसमें। दूसरा रिया अमेरिकन शतमुर्ग है। एप्टेरिक्स कीवी न्यूजीलैंड पाए जाने वाला पक्षी है। रोम समान होते हैं, इसके पर रोम समान होते हैं। ये नहीं उड़ने वाला सबसे छोटा पक्षी है। फिर आपको बताइए कैसोवेरी, ये ऑस्ट्रेलिया न्यू गिनिया में पाया जाता है। फिर ड्रोमियस एमू, ये मोनोगेमस पक्षी है होता है तथा नर अंडों को देखभाल करता है। फिर तीसरा जो गण आता है वो अधिगण आता है नियोगनेथी या केरिनेटी। इस समूह में छोटे आकार के आधुनिक पक्षी आते हैं जो उड़ने की क्षमता होती है। इनमें पंख सुविकसित होते हैं। स्टर्नम में नौतल सुविकसित होता है। पाइगोस्टाइल उपस्थित होती है। तेल ग्रंथियां और पिन ग्रंथियां पाई जाती है। मूत्राशय मैथुन अंग अनुपस्थित। ध्वनित्वा सिरिंज उपस्थित होता है। पियोक्रिस्टिस मोर, जिसे भारतीय राष्ट्रीय पक्षी बोलते हैं, इसमें शिटेकुला क्रेमाई भारतीय तोता। कोलुम्बा लिविया कबूतर, क्रॉप ग्रंथियां जो पिजन मिल्क स्थापित करती है। न्यूमियोफ्रॉन गिद्ध फलचर स्क्वेंजर बर्ड्स है। पेसर डोमेस्टिकस चिड़िया, ये मनुष्य के साथ सहभोजिता जो घरों में अपने पाई जाती है। कार्वर्स स्प्लेंडस कोवा, एल्बाट्रोस डायोमीडिया, ये समुद्र पक्षी में सबसे बड़ी पंख पाए जाते हैं। हेलेना हमिंग बर्ड, ये सनबर्ड बोलते हैं, ये फूलों मकरंदों को खाता है, सबसे छोटा पक्षी है, याद है हमिंग बर्ड। ये पक्षी क्यूबा में पाया जाता है। ये आगे एक पीछे दोनों दिशा मुड़ सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है हेलेना हमिंग बर्ड, कितनी बड़ी बात होता है, कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि दोनों तरफ उड़ सकता है। और हेलीकॉप्टर के समान इसलिए इसे प्राकृतिक हेलीकॉप्टर बोलते हैं। इसका आकार 3 से 4 सेंटीमीटर बहुत छोटा होता है। स्विफ्ट पाइन टेल्ड सबसे तेज चिड़िया जो जापान में मिलती है। इसके बाद जो चौथा जो अपने वर्ग आता है वो आता है मेमेलिया। सीनोजोइक महाकल्प को स्तनानी का श्रवण युग कहते हैं, गोल्डन पीरियड ऑफ मेमल्स कहते हैं, और स्तनानी का अध्ययन मेमोलॉजी कहलाता है। इसमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती है, इसलिए इनको मेमेलिया में रखा गया है। इस वर्ग के सदस्य सर्वव्यापी होते हैं, मतलब दूर ठंडे बाग, रेगिस्तान, जंगल, घास और अंधेरी गुफाओं में कुछ उड़ने वाले तथा पानी में रहने वाले भी होते हैं। ये स्तनधारी गर्म उद्भिदधारी होते हैं कि नियंता भी होम्योथर्मिक एंडोथर्मिक होते हैं या वार्म ब्लडेड मतलब बॉडी का टेम्परेचर हमेशा समान रहता है, वातावरण का कैसे बदलो चाहे बदलेगा नहीं। ये इनका शरीर बाह्य बालों का आवरण पाया जैसे पेलेज कहते हैं। बाह्य कर्णपलों के रूप में पाया जाता है। शरीर गिरवा धड़ पूंछ में भक्त होता है। इन जंतुओं में देह हुआ एक लचीली स्थिति डायफ्राम बिना अपवाद से भी पाया जाता है। ठीक है, एक बीच में आपको पता है ना डायफ्राम पाया जाता है। डायफ्राम श्वसन, मल त्याग और मूत्र त्याग शिशु जन्म में सहायक होता है। ठीक है, और कपाल होता है द्विकंधीय डाइकोंडाइलिक होता है। धड़ पर 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं जो पंच उंगलीनुमा होते हैं, जिसे अपने अंदर मान लो। ठीक है, तो तैरने दौड़ने चढ़ने आदि के उपयोग होते हैं। मुख्य गुहिका में दांत गड्ढों में स्थित ग्रह थिकोडेंट होते हैं, मतलब अपने अंदर दांत देखो अंदर गड्ढों में पाए जाते हैं ना, केविटी में पाए जाते हैं। और विषमदंती होते हैं, मतलब 4 प्रकार के दांत जैसे अपने अंदर पाए जाते हैं। अलग अलग सारों के सारे दांत होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे इंसिजर है, कैनाइंस है ना, मोलर है, प्रीमोलर, इस प्रकार से इट्रोडेंट होते हैं। ये अधिकांश सदस्यों में जीवन काल में केवल 2 बार दांत द्विबार डाइपोडेंट, जैसे अपने अंदर बात कर 2 डाइपोडेंट होते हैं। पहले दूध या दांत आते हैं, फिर वयस्क अवस्था में दांत आते हैं, तो इसको बोलते हैं 2 बार आते हैं, इसलिए द्विबार बोलते हैं। आड़नालपूर्ण होती है, इसमें गुद्दा मूत्रजन छिद्र अलग अलग होते हैं। इसमें अवस्कर अनुपस्थित है। इसमें कसुरुक एसिलस या एम्फी पेटिन मतलब गद्दी पाई जाती है। एसिलस मतलब जिनके अंदर किसी प्रकार की गुहा पाई नहीं जाती, जैसे अपने पढ़ा था प्रकार की। इनके सेंट्रम दोनों से चपटा होता है। सेंट्रम में सिरों पर उपास्थि गद्दी पाई जाती है। ये गिरोह में आदर्श रूप से 7 गिरोह कोशिकाएं पाई जाती है, लेकिन बेडिपस स्लोथ में गिरोह कोशिकाएं 9 या 10 होती है। समुद्री गाय में ये संख्या 6 होती है। स्तनधारी त्वचा मोटी जलरोधक होती है। ग्रंथि
होती है। अन्य ग्रंथियाँ जैसे श्वेत ग्रंथियाँ, तेल ग्रंथियाँ, स्तन ग्रंथियाँ पाई जाती है। कोई दिक्कत नहीं। जंतु में सर्वोत्तम तो लेरिंग्स या स्वरंत्र होता है। पसलियाँ 2 सिर वाली होती है। हृदय चतुष्कोष्ठी होता है। 4 चैम्बर होते हैं, 2 आर्टरी होते हैं, 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। स्तन केवल बायां धमनी चाप है। जैसे अपने अंदर चिपा बात की तो अपने लेफ्ट आर्टरी का हाथ पड़ता है, जो आर्टरी होती है लेफ्ट साइड में घूमती है निकलने के बाद। इनमें लाल रुधिर के आरबीसी छोटे गोलाकार केंद्र रहित होती है। ध्यान, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है। हमेशा याद रखना मेमल्स के अंदर जो आरबीसी होती है, अपने पहले पढ़ा सारी की सारी जो आरबीसी थी केंद्र युक्त थी, लेकिन यहाँ पर मेमल्स के अंदर जो आरबीसी है वो नॉन न्यूक्लिएटेड है। अपवाद स्वरूप ऊंट एवं लांबा की आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार अपन डिस्कस करते हैं जब ब्लड पढ़ते हैं उसमें भी आता है। ठीक है, लांबा जैसे ऊंट और लांबा उसमें आरबीसी में केंद्रक युक्त होती है। कपाल तंत्रिका संख्या कितनी 12 जोड़ी होती है। जैसे पहले अपन 10 पढ़ते आ रहे हैं, फिर अपने तो यहाँ पर क्या होती है, यहाँ कितनी 12 जोड़ी होती है। श्वसन 2 जोड़ी फुफ्फुस लंग्स के द्वारा होता है। इन जंतुओं में मस्तिष्क अपेक्षा बड़ा अधिक विकसित होता है। प्रमस्तिष्क अनुमस्तिष्क रचना जटिल और अत्यधिक विकसित होती है। दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध पर से जोड़ने विशेष चर्चा कार्पस कैलोसम पाइलेस जब मस्तिष्क पर नाम देखा हो, कार्पस कैलोसम पाइलेस दोनों जो प्रमस्तिष्क गोलार्ध को जोड़ती है। ये केवल उच्च स्तनधारियों का ही ये लक्षण है। ठीक है, मध्य मस्तिष्क 4 ठोस दीर्घपालिकाएं का बना होता है। सामूहिक तौर पर कार्पस क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं। ये भी आपको पता है मस्तिष्क का एक विशेष लक्षण है। बाह्य कर्ण पल्लव उपस्थित, मध्य कर्ण में मेलियस, इनकस और स्टिपेज तीनों जैसे अपने अंदर पाए जाते हैं इसी प्रकार से ये मेमल्स अपने हैं। तो उस मेमल से जितने भी सदस्य उनके अंदर सारे के कैरेक्टर पाए जाते हैं। उस मेटानेफ्रिक वक्र जो उदरगुहा में स्थित होते हैं। ये जंतु यूरियो उत्सर्जी होते हैं। एक लिंगी होते जंतु नर में वसन होते हैं, वसन कोश में स्थित होते हैं। और नर में एक स्पष्ट मैथुन शिशु होता है। अधिकांश स्तनी मूलतः जरायुज या शिशु जन्म लेते हैं। कुछ अंडज जैसे प्रोटोथीरिया या कुछ अंडा जो होते हैं कंगारू भी होते हैं अंड जरायुज। ठीक है, जैसे ओविविपरस भी होते हैं। ठीक है, निषेचन आंतरिक होता है, फिलोपियन नलिका में संपन्न होता है। ये स्तनारी मादा गर्भाशय में भ्रूण प्लेसेंटा द्वारा जुड़ता है, इसलिए प्लेसेंटल जंतु भी कहते हैं। प्लेसेंटा जो होती है भ्रूण के पोषण शोषण उत्सर्जन में सहायक होती है। स्तनारी में प्रत्येक लक्षण पाया जाता है। शिशु जन्म के बाद शिशु मादा से द्वारा स्तन ग्रंथि को दूध पिलाया जाता है, इसका पालन किया जाता है। मेमलिया जीवित जंतुओं को 3 जो समूह वर्गीकृत है। पहला प्रोटोथीरिया, इस समूह में अंडे देने वाले आदिम स्तनधारी आते हैं। ये जंतु स्तन या चूचक रहित होती है। एक कर्णपल्लव अनुपस्थित है, इनका अवस्कर पाया जाता है। नर में वसन उदरगुहा में स्थित होते हैं। मस्तिष्क में कार्पस कैलोसम अनुपस्थित, मतलब जो कुछ जो लक्षण होते हैं मेन जो इनके अंदर अनुपस्थित। वैसे जंतु दंतविहीन श्रृंगित चोंच पाई जाती है, लेकिन शिशु अवस्था में दांत उपस्थित होते हैं। इनमें गायनेकोमेस्टिज्म पाई जाती है तथा नर तथा मादा दोनों में स्तन ग्रंथियां सक्रिय होती है। इस उपरोक्त जंतु ऑस्ट्रेलिया, न्यूगिनी और तस्मानिया आदि में पाए जाते हैं। सरीसृप एवं स्तनधारी के बीच की योजकड़ी भी बोलते हैं। इसके एग्जाम्पल है ऑर्निथोरिक्स बत्तख समान चोंच प्लेटिपस है। नर प्लेटिपस नखर में विषुव ग्रंथियां पाई जाती है। अंडज स्तनीय इक्डिना, इसको कंटिकीय चिटिकोरी बोलते हैं। दूसरा अभी डायग्राम देखेंगे अपना। दूसरा जैसे मेटाथीरिया या मार्सुपियल्स जंतु, मार्सुपियल्स नाम उदरधानी होता है। तो इससे आप जिसमें परिपक्व शिशु का प्रयोजन होता है, इसको कंगारू याद रहेगा। मार्सुपियल आप याद रखना, तो आपको कंगारू को ध्यान में रखते हुए पढ़ो मेटाथीरिया को। इसके स्तन ग्रंथि चूचक पाए जाते हैं। मार्सुपियस के अंदर स्थित होती है, मतलब थैला होता है उसके अंदर चूचक ग्रंथि होती है, उसी के अंदर बच्चा होता है, उसी के अंदर वो दूध ग्रहण करता है। कार्पस कैलोसम होता है, लेकिन इनके अंदर उपस्थित होता है। याद रखना, जो कार्पस कैलोसम मतलब 2 अर्धगोलार्ध होते हैं मस्तिष्क को जोड़ने की, जो कार्पस कैलोसम जोड़ता है वो इसके अंदर अनुपस्थित। इन जंतु वयस्क अवस्था में दांत होते हैं, मोनोफायोडेंट होते हैं, हेट्रोडेंट होते हैं, मतलब दांत होते हैं अलग अलग प्रकार के, तो एक ही बात है। मादा में 2 योनि, 2 क्लाइटोइस और 2 गर्भाशय पाए जाते हैं तथा नर शिशु में द्विशाखित होता है ना। इनमें योग से एक प्लेसेंटा पाया जाता है, जिसे मैक्रोपस कंगारू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पूंछ का उपयोग शरीर संतुलन में होता है। ओपोसम या डेल्फिस जिसे 12 से 13 डे का होता है। तीसरा आता है समूह होता है यूथीरिया। इसमें वास्तविक जो प्लेसेंटल स्तन जंतु है जो पूर्ण प्रयुक्त शिशु को जन्म देते हैं। स्तनधारी चूचक सुविकसित होते हैं। पूर्ण या नियतापी होते हैं। एंडोथर्मिक जंतु होते हैं। मस्तिष्क कार्पस कैलोसम पाया जाता है, मतलब सारे जितने विकसित लक्षण होते हैं पाए जाते हैं। वास्तविक प्लेसेंटा पाई जाती है। इसके एग्जाम्पल बात है टेरोपस फ्लाइंग, जो फोकस या फलारी होती है, चमगादड़ इसको बोलते हैं। और केमिलस ऊंट है। मका का बंदर है। रेटस है, घरेलू है। कैनिस
पेनमेलिस घरेलू कुत्ता है। फेलिस घरेलू बिल्ली है। पेंथरा लियो भारतवर्ष में शेर आजकल गुजरात में कठियाड़ा में गिर में ही पाया जाता है। पेंथरा टाइगर्स टाइगर है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी होता है। और जेलोपस है, समुद्री शेर है। मांसाहारी स्तनी का ऑर्डर कार्निवोरा, इसमें ऊपरी जबड़े में अंतिम प्रीमोलर व निचले जबड़े में का पहला मोलर मांस को चीरने के लिए विस्तृत कर दर्द होते हैं। इन्हें कार्नेशियल दांत कहते हैं। इन गमन डिजिटिग्रेड प्रकार का होता है। डिजिटिग्रेड का मतलब उंगलियों से जंप करेंगे। डेल्फिनस सामान्य डॉल्फिन्स होते हैं। इसमें बोलिनोप्टेरा मस्कुलस, नीली वेल, ब्लू वेल, ये सबसे बड़ा या सबसे भारी 150 टन जंतु लार्जेस्ट लिविंग एनिमल्स है। याद रखना वेल मछली, ये भी मेमल्स, इसकी लंबाई 100 फीट तक होती है। इसकी पृष्ठ सतह नीली और अधरी सतह पीली होती है। भ्रूण में दांत उपस्थित तथा प्लेक्टोन बक्सी होते हैं। ऊपरी जबड़ों पर दांतों के स्थान पर संघीय पट्टिकाएं का स्तर पाया जाता है, जिसे बेलेन कहते हैं, जो जल को छानने का कार्य करती है। मादा में पेशी संकुचन द्वारा नवजात को शिशु खिलाया जाता है। वक्षीय में रेटा मिराबिलिस पाया जाता है, जो अंदर पानी शोषण में मदद करता है। और किलर वहन है। और फाइसेटर स्पर्म वेल, इसमें अमाशय में महत्वपूर्ण पदार्थ एम्बर ग्रीस प्राप्त होता है, जिससे उपयोग सौंदर्य पदार्थों को उपयोगी बनाने में होता है। मछली के समान समुद्री स्तनारी का ऑर्डर जो है वो केटेसिया है। इसमें वेल डॉल्फिन आते हैं। इन्हें पशुपात बार और कर्णफल नहीं होते हैं। जैसे अपन बात करें एलिफस भारतीय हाथी है। लेक्सोडोंटा है, अफ्रीकी हाथी है, सबसे बड़ा स्थलीय जंतु होता है। इक्वेस घोड़ा है। राइनोसिरोसिस एक सींग वाला गेंडा है। और काजीरंगा नेशनल पार्क असम पाया जाता है। हिप्पोपोटामस रिवर हॉर्स है। तो इस प्रकार से बच्चों देखो आज के जो वीडियो के अंदर जो अपने बात पढ़ा है, तो वो अपने टेट्रापोडा के जो वर्ग हैं उनके बारे में पढ़ा। तो 4 वर्ग की बात की, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एवीज और मेमल्स के बारे में। इसके साथ में बच्चों आज का जो वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज के वीडियो लेक्चर में अपना जो कोडेट नॉन कोडेट भी होगा, इसके साथ में ही अपना जो सिलेबस है वो भी आज हमने कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि ये जो मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड से जो आपको वीडियो इस प्रकार से बताए हैं, तो इनका पढ़ने का सबसे उपयुक्त तरीका यही था। और इसकी मैं पीडीएफ भी आपके साथ अटैच कर रहा हूँ, ताकि आप इस वीडियो के साथ उसको भी ध्यान से देखो। इसमें कुछ चीज़ें तो याद रखने वाली है, और इसमें कुछ समझने वाली मैंने साथ में आपको जो मुख्य रूप से थी वो डिस्कस करी है। और बहुत सारी चीज़ें इसमें जैसे आपको उसमें नोट्स में ही मिल जाएगी, और इस वीडियो को देख के आप नोट्स जो पीडीएफ वो ज़रूर देखें। और इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से आज मैं आपको कहना चाहूँगा कि आज जो अपना सिलेबस हो चुका है वो कंप्लीट हो चुका है। और जो अपने KCP एग्रो क्लासेज है कुचामन सिटी के, उसके माध्यम से जो अपने धर्मेंद्र जी सर है, उनका इतना सफल प्रयास रहा इस कोरोना महामारी के अंदर भी आपको जो इतनी उच्च गुणवत्ता की जो शिक्षा उन्होंने प्रदान करने की जो आपको सुविधा उपलब्ध कराई। जिसे आप प्रीवियस वीडियो आप देखोगे, लेक्चर देखोगे, जो हम क्लास में जो आपके लिए तैयार किए बहुत ही सुंदर और बहुत मेहनत करके तैयार किए। तो इसके लिए धर्मेंद्र जी सर उनका आभार है कि आपके लिए इतनी शानदार जो कुचामन के अंदर इतनी अच्छी एग्रीकल्चर के लिए आप बच्चों के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था की, वो भी इस कोरोना की महामारी में हमारे पूरे प्रयास के साथ में आपके साथ हम डटे रहें। आप और पूरी अच्छे से आप इसमें मेहनत करो ताकि आप सफल हो, हमारा नाम करो। और जो भी कुछ टॉपिक है तो उनका आप जितना समय मिला उसमें डिस्कस करो, क्योंकि अब कोरोना महामारी की वजह से अब कोई परेशानी हुई है, तो इसमें आपको इस जंग को जीतना ही है बच्चों। और जंग को जीतो, आगे बढ़ो, और हमारी जो आशीर्वाद दुआएं आपके हमेशा साथ है। तो बच्चों आपके साथ जुड़ के जो कोरोना की महामारी में जो आपके साथ में हम ये जो आपके लिए एक मिशन चलाया था, वो आज मिशन समाप्त हो चुका है। आगे भविष्य में कभी हमारे मार्गदर्शन की जरूरत पड़े तो आप हमसे जुड़े रहना किसी प्रकार से, ठीक है। और हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। आप अच्छे से पढ़ो, आगे बढ़ो। धन्यवाद।